हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 9 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन से बैंक की एप्लीकेशन ने एक डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 जीत लिया है आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स और एसएमई पेमेंट कैटेगरी के अंदर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये बैंकिंग स्टूडेंट्स खास तौर से कवर कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको हम कवर कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 के अंदर आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स और एसएमई पेमेंट का खिताब जीता है इंडसइंड बैंक की एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन का दोस्तों नाम क्या है? इस एप्लीकेशन का नाम है इंडस मर्चेंट सोल्यूशन। याद रखना है, इंडस मर्चेंट सोल्यूशन को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो मर्चेंट्स के लिए बनाई गई थी इंडसइंड बैंक की तरफ से। और ये इंडसइंड मर्चेंट सोल्यूशन जो है वो अलग अलग तरह की फैसिलिटीज जो है वो देता है। जैसे इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। ये एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो मर्चेंट्स, रिटेलर्स या प्रोफेशनल्स को अलग अलग तरह की फैसिलिटी देती है। जैसे कि आप कह सकते हो, इसमें डैशबोर्ड्स दिए गए हैं ताकि आपके पास कौन कौन सा सामान है, कितनी कितनी पेमेंट्स आप उसके लिए कर सकते हो। आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो ऑर्डर कर सकते हो उसी एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, आप जो है वो लाइक मल्टीपल डिजिटल मोड्स के थ्रू पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो, कैशलेस पेमेंट ले सकते हो। तो इस तरह के मेथड जो है वो इस एप्लीकेशन के अंदर दिए गए हैं। और ये अवार्ड हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है डिजिटल बैंकर्स की तरफ से, जो कि एक फाइनेंशियल न्यूज सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। इंडसइंड बैंक के बारे में याद रखना है कि इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ सुमंत कथपालिया जी हैं, सुमंत कथपालिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक नेचुरल फेस्टिवल है जिसका नाम है सरहूल, या इसको सारहूल भी कहा जाता है, और जो सिग्निफाई करता है नया साल स्टार्ट होने के लिए। और ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? वैसे तो ये बहुत से एरियाज में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मेन स्टेट सारहूल फेस्टिवल की कौन सी है? झारखंड। तो एक नेचुरल फेस्टिवल कहा जाता है इसको, क्योंकि नया साल स्टार्ट किया जाता है इस फेस्टिवल से। माना जाता है कि इस फेस्टिवल के बाद जो है वो नया साल स्टार्ट होता है। कब मनाया जाता है? ये झारखंड में 4 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना है, कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। तो अब देख सकते हैं सारहूल फेस्टिवल जो है वो झारखंड में मनाया गया, और ये झारखंड में 4 अप्रैल को मनाया गया। और सारहूल फेस्टिवल जो है वो स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत के स्टार्ट होने से मनाया जाता है, या फागुन के स्टार्ट, जो देसी महीना है फागुन का, उसके स्टार्ट होने से मनाया जाता है। और ये पूरा का पूरा महीना जो है वो जेठ के महीने तक मनाया जाएगा, मतलब जून के महीने तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है कि 3 दिन का फेस्टिवल होता है मेन, तो जिसके अंदर जो है वो आप कह सकते हो कि जो हिंदू कैलेंडर है उसका जो पहला महीना होता है चैत का या चैत्र का, तो उसके तीसरे दिन इसको मनाया जाता है। तो सिंपल, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये ट्राइबल फेस्टिवल है, ये कौन सी कम्युनिटी खास तौर से सेलिब्रेट करती है? अराउंड कम्युनिटी जो है, मुंडा ट्राइब या मुंडा कम्युनिटी या हो ट्राइब के लोग जो है वो झारखंड रीजन के अंदर इसको सेलिब्रेट करते हैं। और सारहूल जो है वो नेचर की वर्शिप के बारे में बताता है कि जो प्रकृति है उसकी वर्शिप करनी है। और लोकल जो लोग हैं वो सीता माता, जो कि भगवान राम की धर्म पत्नी जो है वो मानी जाती हैं, तो धर्म या धरती माता के नाम से जो है वो उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी पूजा जो है वो की जाती है। और सारहूल का सही मतलब जो है वो है वर्शिप ऑफ साल ट्री, जो साल ट्री की पूजा करनी। और सेलिब्रेशन के अंदर आप कह सकते हो कि जो पंडित हैं वो अलग अलग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो करते हैं, और बारिश के बारे में बताते हैं कि अब होगी, जिसके कारण जो है वो साथ में खेती के बारे में भी अनुमान जो है वो लगाया जाता है। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर याद रखेंगे हेमंत सोरेन हैं, और यहाँ के गवर्नर जो है वो रमेश बाइस हैं। तो याद रखना है सारुल फेस्टिवल जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली गणगौर फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया है कौन सी स्टेट में? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है गणगौर फेस्टिवल। फिर से, वैसे तो बहुत से नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मेन फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट का है? राजस्थान का। तो गणगौर फेस्टिवल जनरली हिंदू कम्युनिटी के अंदर मनाया जाता है। और फिर से, जैसे वो तीसरे दिन चैत के महीने में मनाया जाता था, ये पहले दिन चैत के महीने में मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर में आता है। जनरली ये होली से अगले दिन जो है वो मनाया जाता है।
लेकिन ये अप्रैल या मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में जनरली मनाया जाता है। और ये कितने दिन चलता है? 18 दिन ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो आप देख सकते हो फेस्टिवल ऑफ गणगौर जो है वो राजस्थान में मनाया गया, और ये ट्रेडिशनली जो है वो खास करके भगवान शिव और माता पार्वती के बेसिस पे मनाया जाता है। तो वर्शिप ऑफ गॉडेस गौरी, गौरी मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे माता पार्वती की, और ये खास करके औरतों की तरफ से मनाया जाता है जो मैरिड वुमेन हैं, और सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन मोस्टली कहाँ पे? राजस्थान में। और गणगौर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, घन और गौर। गण का मतलब है भगवान शिव और गौर का मतलब है गौरी। और किस तरह से जो भगवान शिव हैं वो माता पार्वती को लेके आए थे उनके घर से, तो उसके बारे में इसमें पूरी व्याख्या जो है वो की जाती है। तो अलग अलग तरह का इसमें जो है वो वीट की आइटम्स जो है वो बनाई जाती हैं, और वो रिचुअल भी है क्योंकि इस टाइम पे गेहूं को काटा जाता है, तो इसलिए जो है वो उसकी आइटम जो है वो ज़्यादा बनाई जाती हैं। और राजस्थान के बारे में याद रखना है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्रा जी हैं, कलराज मिश्रा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस सुपर एप्लीकेशन का नाम बताना है जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो बहुत ही ऐड आपने देख ली होगी इसकी मेरे ख्याल से। तो सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है? उसका है टाटा न्यू। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो जो टाटा न्यू एप्लीकेशन है दोस्तों, ये किसकी तरफ से डेवलप की गई है? ये टाटा डिजिटल की तरफ से डेवलप की गई है। और टाटा डिजिटल भी जो है वो एक सब्सिडरी है किसकी? टाटा सन्स की। क्या होगा इस सुपर एप्लीकेशन के अंदर जो टाटा न्यू है? तो जितनी भी टाटा ओन्ड ब्रांड्स हैं, जिसको भी टाटा जो है जिसके ऊपर टाटा का मालिकाना हक है, जैसे बिग बास्केट हो गया, 1mg हो गया, क्रोमा हो गया, एयर एशिया हो गया, ISCL है, आप कह सकते हो क्यूमिन है, स्टारबक्स है, टाटा क्लिक है, टाटा प्ले है, वेस्ट साइड है, उसको एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। और इसमें स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं, अलग अलग ऑफर्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर दिए गए हैं। तो आप कह सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर आप कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, सर्विस से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, सबको एक ही जगह पे ले आए हैं वो, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कस्टमर को ना आए। तो सुपर ऐप जो है वो टाटा का ट्रेडिशनल कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच है कि अलग अलग एप्लीकेशन की बजाय जो है वो आप एक ही एप्लीकेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी की मदद से सारी चीजों को सेस कर सकते हो। ये है आपके पास टाटा न्यू। किसने बुक को लिखा है? द मैवरिक इफेक्ट। तो याद रखना है बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द मैवरिक इफेक्ट। और ये किसने बुक लिखी है और किसके बारे में है, फिर आप आइडिया जो है वो लगा सकते हो। ये बुक जो है वो बहुत दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नासकॉम। मतलब मैं बात कर रहा हूं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। दोबारा से बोल रहा हूं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। और ये बुक जो है वो बताती भी किसके बारे में? नासकॉम। और इसको लिखा भी किसने है? नासकॉम के फाउंडिंग मेंबर, या आप कह सकते हो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ नासकॉम, जिनका नाम है हरीश एस मेहता। तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसको इवन फॉरवर्ड भी किसने किया है? NR नारायण मूर्ति ने इसको फॉरवर्ड किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता की तरफ से इस बुक को लिखा गया है। तो बुक जो है वो हार्पर कॉलिंस की तरफ से पब्लिश की गई है, और इसमें नासकॉम की स्टोरी बताई गई है और लाइफ स्टोरी हरीश मेहता के बारे में बताया गया है। और आपने याद रखना है हरीश मेहता जो है वो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन है किसके? नासकॉम के। तो बुक शो करती है कि किस तरह से चेंज जो है वो जरूरी है, और चेंज के बिना जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और साथ ही साथ जो है वो किस तरह की एडवांटेजेस जो हैं वो मिली, जबकि वो बाकी कंपनीज को नहीं मिलती, और किस तरह से इन एडवांटेजेस के बिना ये कंपनी जो है वो आगे बढ़ी है, नासकॉम जो है वो आगे ग्रो किया है, उसके बारे में इसके बारे में बताया हुआ है। तो बुक एक बायोग्राफी है बेसिकली नासकॉम की, और साथ ही साथ जो कि आप कह सकते हो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री के लिए, तो उसके बारे में सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और इसको IT इंडस्ट्री लीडर्स ने आगे फॉरवर्ड भी किया है कि इस बुक को पढ़ना चाहिए। जैसे इन्फोसिस के को फाउंडर हैं NR नारायण मूर्ति, टाटा के चेयरपर्सन हैं N चंद्रशेखरन, इन्होंने भी इस बुक की सराहना जो है वो की है। तो बुक एक इनसाइड अकाउंट है पूरा का पूरा, जो कि आगे बढ़ने में लोगों की हेल्प करेगा, और साथ में ये बताता भी है कि नासकॉम को कोई पीछे से एडवांटेज नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी किस तरह से इसने आगे बढ़ा है, और किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फिर भी नासकॉम जो है वो आगे बढ़ता आ रहा है। और नासकॉम के बारे में यहाँ पे जानना जरूरी हो गया कि नासकॉम की स्थापना जो है वो 1988 में की गई थी। एक अपेक्स बॉडी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर बनाई गई है। इसके चेयरमैन कौन है? रेखा M मेनन। याद रखना है, रेखा M मेनन। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो देवजनी घोष हैं, देवजनी घोष।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है सोशल अल्फा ग्रुप के साथ, जो कि एक एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि फूड वेस्टेजेस को कम किया जा सके, जो कि एक ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। और ये बैंक है दोस्तों डीबीएस, या आप कह सकते हो डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर ने टाई अप किया है सोशल अल्फा के साथ। याद रखना है सोशल अल्फा जो है वो एक बेंगलुरु बेस्ड एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, जो कि इनोवेशन या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करती है स्टार्टअप्स को लेके, ताकि हम फूड वेस्टेजेस को कम कर सकें, सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है वो इसके लिए ढूंढ सकें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डीबीएस बैंक ने सोशल अल्फा के साथ टाई अप किया है ताकि फूड लॉस और वेस्टेज को कम कर सकें। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक टेक्टोनिक इनोवेशन टूवर्ड्स जीरो फूड वेस्टेज एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो कि एक 2 साल का प्रोग्राम होगा, जिसको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा, डीबीएस बैंक करेगा, और इसको आगे बढ़ाएगा सोशल अल्फा। और ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढे जाएंगे, खास करके उन स्टार्टअप्स या कंपनीज के द्वारा जो कि क्वांटिटी बेस पे भी और क्वालिटेटिव बेस पे भी फूड के लॉस या वेस्टेज को क्या करेगा, कम करेगा, और एग्री फूड वैल्यू चेन्स को और मजबूत करेगा, ताकि फार्मर्स की इनकम भी इसमें बढ़ाई जा सके। तो इसमें क्या होगा कि 5 हाई इंपैक्ट मिशन ड्रिवन स्टार्टअप्स को चुना जाएगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, ताकि वो इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढ सके जिसमें फूड वेस्टेजेस को या फूड लॉस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये सपोर्ट जो है वो डीबीएस बैंक की तरफ से दी जाएगी, लेकिन जो मेंटरशिप या गाइडेंस है वो सोशल अल्फा की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो ये माना जाता है कि नियरली 40% ऑफ द फूड जितना इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो खराब हो रहा है, वो मार्केट में पहुंचता भी नहीं, उससे पहले ही खराब हो जाता है। इवन मार्केट में पहुंचने के बाद वो रिटेलर लेवल पे भी जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसके बाद उसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो कम हो जाती है, इवन इनकम लॉस होता है किसानों को। तो इससे बचा जा सकता है। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि 50 केजी ऑन एन एवरेज हर हाउस होल्ड में फूड जो है वो वेस्ट होता है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 68 मिलियन 68 मिलियन जो है वो 68 मिलियन टन जो है वो फूड जो है वो हर साल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इससे बचा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि किसी को एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, कोई 10-10 बार भी जो है वो खा के फूड को खराब कर रहा है। तो इसलिए हमें इसको रोकना होगा। आपने भी अपने लेवल पे ध्यान देना है कि कभी भी आपने खाने को वेस्ट नहीं करना। और डीबीएस बैंक के बारे में याद रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो पीयूष गुप्ता हैं, पीयूष गुप्ता, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, सिंगापुर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड ए न्यू गैलेक्सी ऑफ गोस्ट लाइक अपीयरेंस। तो एक भूत की तरह दिखने वाला एक गैलेक्सी जो है वो ढूंढा गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको ढूंढा किसने है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। लेकिन अकेले नहीं ढूंढा दोस्तों, इसमें फ्रांस के रिसर्चर्स की हेल्प जो है वो ली गई है, और एक नया गैलेक्सी जो है वो ढूंढा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर गोस्ट लाइक गैलेक्सी हाइडिंग इन द प्लेन साइड। तो सिंपल क्वेश्चन आपने याद रखना है। तो अल्ट्रा वायलेट और ऑप्टिकल इमेजेस जो हैं वो इसकी मिली हैं, और इसका जो इनर डिस्क है उसमें कुछ स्टार जो है, स्टार फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिली है। तो गैलेक्सी जो है वो गोस्ट लाइक अपीयरेंस है, भूत की तरह दिखने वाली है। ऑप्टिकल इमेजेस जो है वो इसके मिले हैं, जिसमें आप कह सकते हो लो डिस्क डेंसिटी होने के कारण जो है वो स्टार फॉर्मेशन जो है वो हमें दिखी है। लेकिन लो डिस्क डेंसिटी के कारण बहुत अच्छी इमेजेस हमारे पास नहीं आई हैं, लेकिन इसकी इनर डिस्क की कुछ पिक्चर्स आई हैं जिसमें स्टार फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिली है। और 136 मिलियन लाइट ईयर्स ये अवे है, और आप कह सकते हो कि लाइक अनडिटेक्टेड एज इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ ब्राइटर गैलेक्सी। क्योंकि मैं पहले बता रहा था कि कुछ इमेजेस क्लियर नहीं है, क्योंकि एक सामने जो है वो एक बहुत ही तेज लाइट वाली गैलेक्सी जो है वो सामने है, जिसके कारण एक अच्छी इमेजेस जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन इसके अंदर वाले भाग में जो है वो कुछ स्टार फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिली है। तो अल्ट्रा वायलेट और ऑप्टिकल इमेजेस हमारे पास सामने आई है, जिसके बाद जो है वो इनर डिस्क जो है वो ये शो करता है। और एक्यूरेट सेंसस जो है वो यूज किया जाएगा अब इसका टोटल मास देखने में, ओवरऑल पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट्स देखने में, और खास करके एटॉमिक मैटर देखने में भी, खास करके स्टार्स और गैस देखने में भी ये एक्यूरेट सेंसर जो है वो यूज किया जाएगा। और आपने याद रखना है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। इसके डायरेक्टर जो है वो अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम है, लेकिन याद नहीं रखना इसकी स्थापना जो वो 1971 में की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है, ये बेंगलुरु में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक और क्रेडेक्स ने पार्टनरशिप की है ताकि कैशबैक एक कमर्शियल कार्ड लॉन्च किया जा सके बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स के लिए सिर्फ। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि क्रेडेक्स जो है वो एक सप्लाई चेन फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने पार्टनरशिप की है आईसीआईसी बैंक के साथ, ताकि ये कैशबैक कमर्शियल कार्ड जो है वो लॉन्च किया जा सके बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स के लिए।
तो ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैशबैक कार्ड है जो कि बिजनेसेस को अलाउ करेगा इंस्टेंट फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने के लिए, ताकि अगर बिजनेस टू बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन करता है तो आपको इस कार्ड के थ्रू बेनिफिट्स या आपको एडिशनल जो रिवॉर्ड्स मिलने हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। और इसमें क्रेडेक्स ने ये स्पेशली कहा है कि हम 2000 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड जो है वो बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स में हर साल प्रोवाइड करेंगे। इससे उनका कस्टमर बेस जो है वो 300% तक बढ़ सकता है 2022 तक, ये उनका अनुमान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडेक्स ने पार्टनरशिप किया आईसीआईसीआई बैंक के साथ ताकि एक कमर्शियल कार्ड लॉन्च किया जा सके बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स के लिए। कमर्शियल नाम ही ऐसा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट के लिए यूज होगा, जिसमें उनको कैशबैक रिसीव होगा, उसमें पेमेंट बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। आईसीआईसीआई की स्थापना 1994 में की गई थी। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है वो बनाया जा सके जिसकी कैपेसिटी 2500 मेगावाट होगी और ये 25 मेगावाट ग्रीन पावर जो है वो जनरेट करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि ग्रीन पावर को बढ़ाना है, यहाँ पे सोलर पार्क की बात हो रही है तो सोलर एनर्जी यहाँ पे जनरेट की जाएगी और ये ज्वाइंट वेंचर एनटीपीसी और महाराष्ट्र के साथ मिलकर जो है बनाया जाएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की। तो दोनों ने ये टाई अप जो है वो किया है। तो आप देख सकते हो 2500 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो सिंपल है कि इस एनटीपीसी जो के साथ मिलके जो है ये 50:50 में ये किया जाएगा, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल शेयर होगा वो 50:50 में होगा। और इसमें अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क जो है वो महाराष्ट्र स्टेट एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए नोडल एजेंसी जो है वो चलाया जाएगा। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे जी, और कैपिटल आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बैंक ने $150 मिलियन का पार्शियल गारंटी एग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ताकि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को सपोर्ट किया जा सके? सिंपल है कि बैंक जो है वो फाइनेंस करेगा, लेकिन उस फंड की, उस फाइनेंस की जो पार्शियल गारंटी ली जाएगी वो किसकी तरफ से ली जाएगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। तो उसमें पैसा डूबने के जो चांसेस हैं वो अगर हो भी जाते हैं बैंक की तरफ से, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक उसमें आधी से ज्यादा अमाउंट जो है वो पे कर देगा। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है? एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक ने पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट जो है जो $150 मिलियन का है ये साइन किया है एक्सिस बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के तहत जो कि पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो गारंटीज जो है वो प्रोवाइड करेगा जो भी पैसा एक्सिस बैंक जो है वो आगे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के अंदर यूज करेगा। तो जनरली 1 साल के लिए वर्किंग कैपिटल जो है वो लोन के बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी एक्सिस बैंक की तरफ से। और एक्सिस बैंक के बारे में याद रखना है, एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, लेकिन काम जो है 1994 में स्टार्ट हुआ और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है पिक्चर से। डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने 3 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जो है वो दिल्ली के अंदर जारी की गई हैं ताकि इंडिया जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। तो आप कह सकते हो 3 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, मतलब वो इक्विपमेंट्स, वो चीजें जो इंडिया के अंदर ही डिफेंस से रिलेटेड तैयार की जाती हैं उसकी लिस्ट जारी की गई हैं और 101 आइटम्स इसमें शामिल है। बहुत ही बड़ी बात है, इसमें इक्विपमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं ताकि इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। और ये वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्लान किए गए हैं कि दिसंबर 2022 से लेकर 2027 के बीच में बनाए जाएंगे और इंडिया डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनेगा। यूनाइटेड नेशन ने रशिया को सस्पेंड कर दिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से, लेकिन इंडिया ने वोट करने से दोस्तों मना कर दिया है। तो रशिया को सस्पेंड कर दिया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो बनाई गई थी उसके अंदर से, और इसके अंदर वोटिंग हुई। वोटिंग के अंदर जो है वो आप कह सकते हो बहुत से लोगों ने इसमें हाँ कर दिया। लाइक आप कह सकते हो कि 93 लोगों ने फेवर में वोट किया है, 24 लोगों ने अगेंस्ट वोटिंग की है और 58 एब्सेंटीज हैं, जिसमें इंडिया भी दोस्तों है। इंडिया एब्सेंटीज में आता है, तो इसलिए आपने याद रखना है। और ये रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसके तहत किया गया। रशिया ऐसा दूसरा कंट्री बन गया दोस्तों और पहला परमानेंट 5 कंट्री बन गया है जिसके राइट्स को सस्पेंड किया गया है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कंट्री कौन सा था? लीबिया था। ऐसा पहला कंट्री था जिसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उसने जो है, जो लीडर थे उसके, मोहम्मद गद्दाफी, तो उनको निकालने के लिए बेसिकली किया गया था, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो जेनोसाइड किया था। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है जिसका मेन मिशन यही है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना पूरे वर्ल्ड के अराउंड।
और इसके 47 मेंबर हैं, 47 मेंबर्स हैं और 3 साल के लिए जनरली जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं रीजनल ग्रुप बेसिस पे। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जिनेवा के अंदर। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो न्यूज में थी, ये किस ईयर में लॉन्च की गई थी? न्यूज में क्यों थी दोस्तों? क्योंकि 8 अप्रैल 2022 को हमने 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, क्योंकि इसको 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ताकि 10 लाख रुपए तक के लोन जो हैं वो हम दे सकें छोटे उद्योगों को, ताकि वो कोई ना कोई इनकम जनरेट करें और सेल्फ रिलायंट बन सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। तो आप देख सकते हो 7th एनिवर्सरी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो है वो मनाई गई है। इसमें औरतों के ऊपर फोकस किया गया है और ये लोन रीजनल रूरल बैंक्स, आप कह सकते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ से 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक लोन होता है हमारे पास शिशु कैटेगरी का, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। एक फिर हमारे पास आता है किशोर अवस्था का लोन, मतलब किशोर लोन, 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाता है। फिर आता है तरुण कैटेगरी के अंदर 5 लाख से लेके हम देते हैं 10 लाख रुपए तक का लोन। तो 3 कैटेगरी में आप पैसे लेके कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड डैश टू यूनेस्को फंड फॉर द इलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन द स्पोर्ट इन 2022। तो कितना फंड इंडिया ने डोनेट किया है यूनेस्को फंड के अंदर, ताकि जो दवाई सेवन है स्पोर्ट्स के अंदर वो खत्म किया जा सके, जो इलीगल हम दवाई लेते हैं ताकि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें, उसको खत्म किया जा सके। और ये है टोटल $72,124 और पिछले साल के मुकाबले ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो हमने डोनेट किया, क्योंकि पिछले साल हमने $28,172 जो है वो डोनेट किया था, लेकिन अभी जो है वो हमने राशि जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और ये मिनिमम एग्रीड वैल्यू जो यूनेस्को फंड की तरफ से दी गई थी उससे डबल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ये अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट की गई यूनेस्को फंड के अंदर, ताकि हम जो है वो डोपिंग के खिलाफ लड़ सकें और हम एक अच्छी स्पोर्ट्स भावना को आगे प्रेरित कर सकें। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पिक्चर से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो फिर से हम बात करें एक ही यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी की, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है, प्रमोशन टास्क फोर्स है, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के ऊपर इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में कहा गया है। और याद रखना है कि इसके जो चेयरपर्सन है, ये हेड कौन करेगा? ये करेंगे अपूर्व चंद्र। याद रखना है अपूर्व चंद्र कौन है? ये सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के। तो आप कह सकते हो एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स को इंडिया में आगे लेके जाना है और 90 दिन के अंदर अंदर इस कमेटी को कहा गया है कि आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि किस तरह से इंडिया की जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है इन चारों चीजों के अंदर बढ़ाई जा सकती है। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं एक सहकारी बैंक के ऊपर, और वो कोऑपरेटिव बैंक हमारे पास कौन सा है? वो है सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता। आपने याद रखना है, नाम एक बार जरूर पढ़ लें। ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु बेस्ड एक बैंक है, कर्नाटका बेस्ड एक कोऑपरेटिव बैंक है। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन जो बैंक की डाउन आ गई है, और अब विड्रॉल के ऊपर लिमिट लगा दी कि 5,000 रुपये ही आप विड्रॉल कर सकते हो अपने टोटल बैलेंस से। तो ये आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट, कराईकल आईसीजी यूनिट, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का कराईकल यूनिट है, उसने एक इंटरसेप्टर बोट को जो है वो अपने अंदर शामिल किया, और इंटरसेप्टर बोट का जो नंबर है वो C436 है, और आंध्र प्रदेश स्टेशन से इसको रीबेस किया गया है। अब रीबेस कर दिया गया है तो इसका मतलब अब ये तमिलनाडु कोस्ट लाइन और पुडुचेरी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, और इसमें नेविगेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ये लैस है। इंडियन ऑयल, लार्सन एंड ट्यूबो और रीन्यू एनर्जी ने टाई अप किया, एक ज्वाइंट वेंचर बनाया था कि ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस को बढ़ाया जा सके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके, और तीनों कंपनीज का जो ज्वाइंट वेंचर रहेगा, तीनों का स्टेक जो है वो बराबर रहेगा। जल शक्ति मिनिस्टर ने डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो एसिड्स क्रिएट किए गए हैं गंगा के लिए, तो उसको चेक किया जा सके कि कोई ऐसा पानी तो नहीं रह गया गंगा का जो अनट्रीटेड हो, जिसको ट्रीट नहीं किया गया, कोई सॉलिड वेस्ट जो है वो पानी के अंदर तो नहीं जा रहा, कोई ऐसे तो नहीं कि अफॉरेस्टेशन या कहीं पे आप कह सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, अफॉरेस्टेशन हो ही नहीं रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ों को देखने के लिए ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू कर दिया 24/7 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो बैंक्स की तरफ से बनाए जाएंगे। तो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर 23 का बजट था उसमें कहा गया था निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कि हमने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं वो लगाने हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाने हैं 75 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि इंडिया 75th एनिवर्सरी मना रहा है इंडिपेंडेंस की। तो इस जो हमारे ये यूनिट्स हैं इसका क्या काम होगा, ये एक फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट्स होंगे, आप कह सकते हो एक फिजिकल जो है वो लोकेटेड होंगे। इसका छोटा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो है वो कुछ लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि केवाईसी अपडेशन है, कैश विड्रॉल करना है, अकाउंट ओपन करना है, लोन्स लेने हैं या कंप्लेंट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट 247th आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स डे सेलिब्रेशन जो है वो किया गया 8 अप्रैल 2022 को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है इसकी स्थापना जो है वो 8 अप्रैल 1775 में की गई थी, क्योंकि 247 है 147 नहीं है। तो इसका जो मेन मकसद था ब्रिटिश आर्मी के दौरान इसलिए स्थापित किया गया था ताकि वेपन्स की डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो सके, जो असला है उसकी या इक्विपमेंट्स जो हैं उसकी जो आप कह सकते हो ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की जा सके। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की होती थी। और ये जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है ये पूरे के पूरे जितने भी हथियार हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं उसकी निगरानी रखता है। और 1950 में इंडिया जब रिपब्लिक हुआ, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इंडियन वर्ड हटा दिया गया। पहले इसको इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स कहा जाता था, लेकिन बाद में आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के नाम से इसको जाना गया। अब आते हैं 8 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि ओवरड्राफ्ट जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, किसके अंदर लिया जाएगा। देखो यार, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल रहे हो। लाइक आपके अकाउंट में मान लो 10,000 रुपए हैं तो आप निकाल रहे हो 20,000। वो इसलिए क्योंकि आपकी एक लिमिट बैंक ने बनाई हुई है कि आप इतने पैसे जो है वो ज्यादा निकाल सकते हो अपने अकाउंट से। तो जब आप ओवरड्राफ्ट लिमिट से पैसे को यूज करते हो तो एक तरह का वो क्या हो गया, लोन हो गया, क्योंकि उसके ऊपर आप क्या पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, क्योंकि वो तो बैंक का पैसा आपका तो है नहीं। तो इसलिए इसको किस कैटेगरी के अंदर लिया जाता है, एडवांसिंग ऑफ लोन्स के अंदर लिया जाता है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है अकाउंट्स इन विच शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज आर ट्रेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसमें आप शेयर्स को खरीदते हो, बेचते हो, उसमें रखते हो, तो वो अकाउंट को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके नहीं जियोगे, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।